हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था, बायल्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात की थी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉ, दैट इज़ चार्ल्स लॉ। जैसा कि हम गैसेस लॉज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकेंड लॉ, ठीक है। तो गैसियस लॉ में पहला लॉ हमने पढ़ा था बायल्स लॉ, सेकेंड वन इज़ द चार्ल्स लॉ, जिसमें बताया गया है टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में, जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ जो गैस की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, इनमें किन्हीं दो को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं और दो में वेरिएशन ढूंढते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में चार्ल्स लॉ में हम बात करेंगे टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप की। कहने का मतलब यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रख के हम टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन ढूंढेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है, ठीक है, किसी भी गैस मालिक्यूल्स की। तो अगर यहाँ पे हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते जाएं तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और गैस के मालिक्यूल्स रैंडमली बहुत तेज़ी से मूव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को कवर करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे वॉल्यूम गैस का बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था चार्ल्स लॉ का? सबसे पहले अगर हम बात करें तो चार्ल्स लॉ जो था, चार्ल्स एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने 1787 में ये लॉ प्रपोज किया था और इन्होंने जो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप बताया सबसे पहले, इसी लॉ को चार्ल्स लॉ के नाम से हम जानते हैं। और इसको फर्दर बाद में गे लुसैक्स ने 1802 में इसे क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली और सपोर्ट किया था, ठीक है, आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में उसको हम बात करेंगे व्हाट इज़ एवोगैड्रोज लॉ। तो एवोगैड्रोज लॉ को हम पढ़ेंगे, सॉरी गे-लुसैक्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद एवोगैड्रोज लॉ भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो गे-लुसैक्स लॉ को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ अगर हम बात करें तो द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन गैस, सॉरी गिवन मास ऑफ ए गैस, यहाँ पे मास गिवन है गैस का, मतलब एन, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। गिवन अगर है तो जाहिर सी बात हो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड इंक्रीज और डिक्रीजेज बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम। अगर हम इसके वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं 1/273, देखो यहाँ पे 273 जो है, दिस इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस की, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिखते हैं 273 केल्विन के इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 173 + 1 इक्वल टू 274 केल्विन। तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर राइज़ किया जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज़ करने पे कितना इनिशियल टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और अगर हम इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ पे अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेंगे तो कितना टेम्परेचर राइज होगा, 1/273, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर से कितना 1 प्लस कर देंगे तो 1/273 लिखा जाता है, ठीक है। तो फॉर ईच डिग्री ऑफ इट्स वॉल्यूम at 0 डिग्री सेल्सियस, फॉर ईच, यहाँ पे ईच कर लेंगे, फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर प्रोवाइडेड द प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक है, किसी पे गैस का, तो वहाँ पे इसमें हम देखेंगे कि जो रिलेशन होगा, ठीक है, वो जनरली क्या होगा आपका 1/273
इंक्रीज करेगा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पे इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में। इस स्टेटमेंट को अगर हमें समझना है तो कुछ इस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अगर हम मान लेते हैं सपोज कि V0 इज़ द वैल्यूम ऑफ गैस, V0 इज़ द वैल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। V0 क्या है, गैस का वैल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और VT क्या है, VT इज़ द वैल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस पे वैल्यूम गैस का VT है और 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वैल्यूम V0 है। तो इनमें अगर हम रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन क्या पाया गया है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इनमें जो रिलेशन पाया गया वो क्या था, VT, इसको नोट कर लेंगे, VT इक्वल टू V0 1 प्लस T अपान 273। तो ये रिलेशन था अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। ठीक है, अगर किसी भी गैस का वैल्यूम T डिग्री सेल्सियस पे VT हो और इनिशियल वैल्यूम मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वैल्यूम गैस का V0 हो, तो इनमें रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा, जो जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, VT इक्वल टू V0 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस T अपान 273। इसको नोट कर लेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है। लेकिन चार्ल्स लॉ का एक अनदर अगर हम फॉर्म देखें, अनदर स्टेटमेंट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें, तो हम क्या देखेंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वहाँ पे जो वैल्यूम होगा गिवन मास ऑफ गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जैसा कि अभी आपको हमने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ हम क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। कहने का मतलब V इक्वल टू के टी, यहाँ पे के क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, के क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, V अपान टी इक्वल टू के भी लिख सकते हैं, V अपान टी इक्वल टू के भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम मान लें कि अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, फॉर टू गैसेस के लिए अगर हम रिलेशन देखें, जैसा कि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जनरली टू गैसेस के रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो अगर पहली गैस मतलब जो फर्स्ट गैस है उसके लिए वैल्यूम V1 अगर हो और टेम्परेचर T1 हो, और दूसरी गैस के लिए अगर वैल्यूम V2 हो और टेम्परेचर T2 हो, तो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ हम क्या लिखेंगे, V1 अपान T1 इक्वल टू के, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या होगा, V2 अपान T2 इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर 2। From equation 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान T2, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, V1 T2 इक्वल टू V2 T1। ये रिलेशन इसको आप नोट कर लेंगे, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली जो न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक, वो टू गैसेस से रिलेटेड होते हैं, मतलब टू गैसेस में रिलेशन से रिलेटेड, मतलब इसी फार्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, कि जैसा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपको हम बताएं तो अकॉर्डिंग टू, जैसा कि प्रीवियस लॉज में बायल्स लॉ में हमने आपको बताया था, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे हम लिख सकते हैं V अपान, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, V अपान T इक्वल टू के, या हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू KT। कहने का मतलब वैल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के भी, और वैल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के भी। कहने का मतलब वैल्यूम बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैल्यूम भी बढ़ेगा, K की वैल्यू बढ़ेगी तो V भी बढ़ेगा। ठीक है, K की वैल्यू बढ़ेगी तो V भी बढ़ेगा, और V क्या होता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। कहने का मतलब K की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे थीटा की वैल्यू, मतलब जो एंगल होगा वो भी बढ़ता जाएगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि थीटा इज़ इन्वर्सली, सॉरी, यहाँ पे थीटा जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, जो एंगल होगा, एंगल जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो के होगा, चार्ल्स लॉ में अगर हम देखेंगे तो के कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, थीटा भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, तो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पे हमने ले लिया 273 -273 केल्विन टेम्परेचर, जहाँ पे हम ले सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जहाँ पे गैस ज़्यादा से ज़्यादा मूव नहीं करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगा गैस का, जहाँ पे हम ग्राफ बड़े आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, क्योंकि दोनों जो टेम्परेचर हैं और वॉल्यूम है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट है आपका प्रेशर तो वहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट प्रेशर पे अगर हम देखें, जैसे प्रेशर कांस्टेंट हो, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर है, सॉरी वॉल्यूम है। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन देखते हैं, यहाँ पे अगर हम मान लो पहला ग्राफ हमने P1 पे देखा तो स्ट्रेट मिला, P1 प्रेशर, दिस इज़ P2 प्रेशर एंड दिस इज़ P3 एंड दिस इज़ P4। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 -273 केल्विन टेम्परेचर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंगल P1 प्रेशर क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी P1 प्रेशर क्या है, सबसे कम है, P4 प्रेशर ज़्यादा होगा। देखो थीटा यहाँ पे सबसे कम है, थीटा की वैल्यू कम है, θ1, दिस इज θ2, दिस इज θ3, θ4। एंगल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, कहने का मतलब θ1 सबसे कम है, θ2 ज़्यादा है, θ3 ज़्यादा है उससे भी, और θ4 की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वैल्यू θ4 की होगी, ठीक है, प्रेशर उतना ही कम होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि अभी आपको हमने बताया, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रेशर पे, मतलब जैसे जैसे प्रेशर P1 क्या है, प्रेशर आपका क्या है, ज़्यादा है, तो P1 प्रेशर, सॉरी P1 प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, P2 सॉरी P4 P2 सॉरी P3 P2 एंड P1। प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा, P4 का होगा, एंड इनिशियल प्रेशर इज द P1। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझ सकते हैं। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसको आप बना लेंगे फेयर कॉपी में, कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है, रेयरली, लेकिन इससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो जैसा कि एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है, न्यूमेरिकल्स अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल्स में कहा जा रहा है सैंपल ऑफ हीलियम, ठीक है, एक हीलियम का सैंपल है जिसमें वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, एट 373 केल्विन टेम्परेचर। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम विल बिकम 273 सेंटीमीटर क्यूब, एज्यूम दैट द प्रेशर कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, चार्ल्स लॉ लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम V1 दिया हुआ है कितना, 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, V2 की वैल्यू भी गिवन है 260 सेंटीमीटर क्यूब, और T1 भी आपका दिया हुआ है जैसा कि क्वेश्चन में कितना है 373 केल्विन दिया हुआ है, और यहाँ पे T2 पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान
T2। अब अगर हम देखें तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा आपका V2 T1 अपान V1। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो V2 की वैल्यू कितनी है 260 है, और T1 की वैल्यू कितनी है 373 है, अपान V1 कितना है 500 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं जैसे 260 अपान 500 मल्टीप्लाइड बाई 373, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 194 केल्विन आंसर आएगा। ठीक है, तो द टेम्परेचर T2 टेम्परेचर कितना होगा 194 केल्विन होगा। तो बच्चों और भी न्यूमेरिकल्स मैं अभी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ओके, आज की वीडियो में इतना ही। तो और भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात अभी हम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।